बशीर भाई बड़ी मजे की आपकी कहानी चल रही है, बिल्कुल मैं कहूंगा कि बैंकिंग की अलिफ लैला। नए लड़कों को ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा न सिर्फ क्रिएटिव होना है बल्कि इंक्विजिटिव होना है, और मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी है बल्कि हर चीज की लॉजिक को समझना है कि उसकी लॉजिक क्या है। तो ये आपका अरसा रहा तकरीबन इस बैंक के अंदर 6 years, 6 साल। 6 साल। और यूं आ गया साल 2005? नहीं, ये आया साल 2003 जब इमरस बैंक सोल्ड आउट टू यूनियन बैंक। हाँ 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 हाँ, शौकत तरीन वाले में मर्ज हो गया। जी 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 बिल्कुल याद है पाकिस्तान क्लोज्ड बिकॉज ऑफ अ लॉस। तो आप लोग भी जहेज में वहां चले गए थे? मैं नहीं गया ना। अच्छा, बैंक अल हबीब चला गया। आप अल हबीब चले बैंक अली चला गया, बल्कि सेठों के पास चले गए। सेठों के पास चला गया। ओके, आई वाज गिवन दी हेड ऑफ ऑपरेशन चार्ज एट दैट टाइम। जब गोरे चले गए थे, मर्जर हुआ था तो गोरे चले गए थे। तो 2003 में जब मर्जर हुआ तो आप उसके बाद बैंक अल हबीब आ गए। इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं कि मुझे आपको मैंने बुलाया था इंटरव्यू लेने के लिए और अभी तक वो इंटरव्यू स्टार्ट नहीं सका है। आप काट देना ये सारा कुछ। नहीं नहीं नहीं, यही तो है सारे खेल है पूरे। ये आपका बैंक अल हबीब में कितना अर्सा रहा? 8 या 9 मंथ्स। 8-9 मंथ्स। कोई ऐसी खास चीज, कोई ऐसा खास मेंटोर, कोई ऐसा खास वाकया? वो डोनर फर्नांडिस साहब चले गए थे ना वहाँ पे, जो मेरे फर्स्ट मेंटर थे, सेकंड मेंटर थे इमरस बैंक में। जब मैं आया था डिप्यूटेशन पे, बाद में वो छोड़ के चले गए थे बैंक अल हबीब। जी जी। तो जब मर्जर हुआ तो ही गेव मी अ कॉल। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, हाँ बशीर व्हाट आर यू डूइंग, ये ज्वाइनिंग ये यूनियन बैंक। मैंने बोला नो आई डोंट वांट टू ज्वाइन। तो उसने कहा आपके पास कोई ऑफर है? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने पूछा कि विल यू वर्क फॉर मी? मैंने बोला पागल हो गया क्या? ये सवाल क्यों किया? 100% आई एम गोइंग टू वर्क विद यू। लॉटरी लगी मेरी। लॉटरी लगी। ये तो आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद यू। बोला अच्छा, लेट मी टॉक टू अब्बास सेठ। तो उनसे बात की तो एक दिन मुझे बुलाया, अब्बास सेठ से मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि भाई कब आओगे? मैंने बोला आपको पता है सर मर्जर का ये सब हो रहा है। तो कहेंगे ठीक है, जिस दिन आपको रिलीज करें यू हायर्ड इन बैंक अल हबीब। अगेन कोई लेटर नहीं दिया, कोई लेटर नहीं दिया मुझे। मैंने कहा उनसे साहब से, मुझे तो उन्होंने ऐसा ऐसे कहा, लेकिन लेटर कह रहे डोंट वरी, अगर अब्बास सेठ ने। अच्छा, फर्स्ट टाइम मुझे बैंक अल हबीब में मिली गाड़ी जो बैंक की तरफ से मिली। अच्छा। आई वाज हायर्ड एज ए सीनियर मैनेजर विद अ कर्टस कार। साला मैं तो साहब बन गया। एग्जैक्टली। और ये जब मैंने अपने कंट्री मैनेजर को बताया ना, क्योंकि वो जाने के उसमें प्रोसेस में थे, तो मैंने अपने बॉस को बताया, उसने उसको बताया। तो वो कंट्री मैनेजर केम डाउन टू माय ऑफिस। वो 3rd फ्लोर पे होते, 2nd फ्लोर पे हम लोग 1st पे होते थे। ही केम एंड से कांग्रेचुलेशन टू मी, आई हर्ड यू गॉट अ जॉब एज अ सीनियर मैनेजर इन बैंक लाइक दिस, यू डिजर्व इट, आई एम हैप्पी फॉर यू। अच्छा माशाल्लाह। मैंने कहा यार सो नाइस ऑफ यू, केम ऑल द वे टू से। नहीं नहीं, तो अब्बास सेठ के पास चले गए? अब्बास सेठ के पास चले गए। वहां जब मैं गया तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट था ना। मैंने काम किया बाहर दुबई में, फिर ये फॉरेन बैंक, कॉर्पोरेट कल्चर से सेठ कल्चर में आप आ गए। सीट में आ गए मैं। अच्छा, काम करने वैसे वन लाइनर में आपको बताऊं, मेरे शायद मुमकिन है बहुत से दोस्त उससे नाराज भी हो जाएं, लेकिन ये चीजें मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी अक्सर कहता रहा हूँ, तो आज ऑन द रिकॉर्ड भी कहूंगा कि मैंने बुनियादी तौर पे ये देखा है कि सेठ कल्चर बड़ा खराब कल्चर है। ठीक है, ओके, आप मुझसे इत्तेफाक नहीं सर। और मैं कहता था कि सेठ कल्चर में सबसे खराब कल्चर जो है वो कॉर्पोरेट सेठ का कल्चर होता है। ये कौन सा सेठ होता है कि पैसे किसी और के लगे हुए। यहाँ तो अब्बास सेठ के पैसे लगे थे ना। हाँ, तो आप उसकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन जब पैसे पब्लिक के लगे हो और एक कुछ लोग कॉर्पोरेट सेठ बन जाए, सही क्या कर। We should empower the institution या organization, not the person. एग्जैक्टली। तो 9 महीने बाद आपने छोड़ दिया वहाँ पे? 9 महीने के बाद इसलिए छोड़ दिया कि जी वहाँ मुझे समझ में नहीं आया। I have no मतलब issue with डोलन फर्नांडिस, बल्कि उनसे पूछ के वो जॉब, वो ऑफर मुझे आई जब सऊदी। हर आदमी हर जगह पे फिट नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि पहला सर्कुलर आया था वहाँ पे 2003 में और कंप्लायंस ऑफिसर का। And I was the, अच्छा before me डोलन फर्नांडिस was the एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर। जब वो चले गए तो I was the एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर इन हेड ऑफिस, मतलब जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है जिसने KYC शेवाईसी सब देखनी होती है। तो वो वहाँ गया, तो जब ये आया तो मैंने उसकी दोनों साहब को बताया, अगर मैंने उसका ना वो पॉलिसी वैसी और KYC सब बना के दिखाया उनको कि सर ये मैंने बनाया, देखें वो आया है। तो जिसको, तो जब मैं उनके पास ले गया तो दोनों साहब ने कहा यार बशीर, दिस इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट यू मेड, बट टेल मी व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दिस। सर इसको इम्प्लीमेंट करना है।
अरे यार, see one thing I forgot to tell you. अच्छा वो मुझसे इंग्लिश में और you and me been working with the foreign bank. You have to remember one thing here. We are employee and there's a seat sitting on it. You cannot issue circular without taking business in loop and taking their consent. You made it very good. I'll discuss it with मंसूर साहब and the regional manager. और वो डिस्कस करें सेठ साहब से तो तभी ये इम्प्लीमेंट। मैंने बोला ऐसा है, ये चीज़ अगर आपने याद रखी ना, यू आर सक्सेसफुल हियर, यू आर नौकर एंड ही इज योर सीट, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय इन आवर बैंक, द कंट्री मैनेजर वाज आल्सो एम्प्लॉय, you are also employee, so everybody was employee, but in here there's a seat and there's a नौकर। एक मजे की बात आपको, बहुत मजे की बात ये मेरे जानने वाले हैं और माशाल्लाह इस वक्त ये हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मालियाती इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। नाम नहीं ले सकता, जाहिर है अखलाकी बात नहीं है, तो उनसे बड़ी यादुल्लाह थी ज़माने में, तो उन्होंने स्टेट कल्चर में नौकरी की थी। तो हमारे जब थे ना KYC और ये नो योर कस्टमर लेना देना, कहेंगे भैया स्टेट कल्चर में ये होता था कि वो खाने उस बैठे में सारे वहीं पे हम लेके चले गए, नाम नाम कैसा लगता है, उनका ये सही लगता है, छोड़ दे, इसको रहने दे, ठीक है। जब वो करते, अच्छा वो सेठ जो थे वो जाहिर है कि 3 पुरुषों से जानते थे लोगों को, बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसे ही उनका बुनियाद। कहेंगे फिर हम लोग का काम ये था कि हम फिर सारी वो चीजें उस से बनाते थे, उसको तो छोड़ दिया, इसको सेठ ने मना कर दिया, इसको सेठ ने हाँ कर दिया, उसकी फिर फाइलें भरते थे कि हम कैसे क्या होगा, ऐसा ही है। सेठ कल्चर होता है, डिफरेंट होता है बिल्कुल। एक देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी कि दौर वो था कि जिस जमाने में कोई रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इतने टफ नहीं थे, ठीक है। और बल्कि मैं आपको एक मिसाल और दूंगा, बैंकों में जो सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट का कल्चर आना शुरू हुआ है वो बैंकों के नेशनलाइज होने के बाद से, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब जाहिर बैंक जब नेशनलाइज हुए उससे पहले जब स्टेट कल्चर था तो स्टेट को मालूम था ये तो हाइपोथेकेशन यूं लिखा हुआ है ना, असल में तो जुबैदा भाई की FDR है जो साइन करके रखी हुई है, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब वो दे वर बैंकर एक्चुअली, जी, तो कहते दे दे हाइपोथेकेशन दे दे। अब वो हाइपोथेकेशन में आज का बैंकर दे नहीं सकता, वो डूब जाएगा, लेकिन वो स्टेट कल्चर में चूंकि जानते थे लिहाजा वो न सिर्फ के था, असल सिक्योरिटी कोई और होती थी, डिस्चार्ज की हुई साइन की हुई FDR जो कि स्टेट के पास होती थी, इसके ऊपर देना। तो जब बैंक नेशनलाइज हुए तो फिर ये मसला तो आया था कि उनका भाई ठीक है, फिर वो उसका कोई खाते में रिकॉर्ड तो नहीं था, लिहाजा फिर हाइपोथेकेशन वाले लोन तो बच गए, लेकिन उससे चीजें कैश हो गई। यही मसला था जी। लेकिन अब तो चले रेगुलेटर तो काफी हद तक हो गया। आपको याद होगा कि जब 92 में ये सब प्राइवेट बैंक बनना हुए थे तो कितने बैंक बने और कितने बैंक बंद हो गए जी, उस पर तो अभी बात करेंगे। यही था ना कि वो एक ही बंदा है। स्टेट कल्चर में आपने कितना अर्सा किया? 9 महीने, उसके बाद आप चले गए, उसके बाद में चला गया सऊदी पाक बैंक। एक मिनट ठहर जाए, एक मजे का किस्सा सुनाऊं आपको। मैंने अपना करियर का जो इख्तिताम जो किया है वो सही मानों में बैंक इस्लामी के डायरेक्टर के तौर पे, ओके, ठीक है, ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन शायद आपको सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं अपने करियर के बिल्कुल आगाज में सऊदी पाक बैंक के ऊपर डायरेक्टर था। रियली? हाँ। और मजे की बात, सऊदी पाक हो चुका था या प्रूडेंशियल था? सिर्फ प्रूडेंशियल था। मैं यही बता रहा हूँ विजन की बात कि जब प्रूडेंशियल बैंक बना था तो पाक को इतने 50% इन्वेस्टमेंट की थी इक्विटी के अंदर, ओके, ठीक है। जब मैंने 50% इन्वेस्टमेंट की थी इत्तेफाक से जो 2-3 लोग बोर्ड भेज गए थे उसमें हमारी भी लॉटरी निकल आई थी। अच्छा। हम बड़े फूल के समा गए कि जनाब कमर्शियल बैंक डायरेक्टर हो गया। एक विजन की बात होती है। कुछ अरसे बाद मुझे इरफान सिद्दीकी साहब ने और अदनान साहब ने बुलाया और कहा कि भाई आप बोर्ड से इस्तीफा दे दीजिए। अब मैं तो बड़ा छोटा पार्टनर बैंक डायरेक्टर क्या, तो फिर समझ गए वो कि आप ही नहीं बल्कि बाकी डायरेक्टर्स भी हमारे बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, सब इस्तीफा दे रहे हैं। अभी बंद नहीं हुआ लेकिन पोटेंशियल? नहीं कुछ भी नहीं, वो अपने अरूज पे था। अच्छा। तो अब मैं थोड़ा सा कसमसाया तो उन्होंने फिर मुझे स्पेसिफाई करने के लिए कहा कि देखें हमने ये रियलाइज किया है कि हम एक गलती कर बैठे हैं इस पे इक्विटी के पैसे डाल के। अच्छा। और ये जो 50% इक्विटी हमने ली थी तो ये हमारा गलत कमर्शियल डिसीजन था। अच्छा, मैंने उनसे कहा ना कि चलिए ठीक है सर आप हमें बुला लें, कोई मसला है, किसी दो बैंक की इतनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है इसके अंदर, ये इदारे की इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, तो एज ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में एक्सेस होती है तो वहाँ पे रखें आप जरूर। तब उन्होंने बात आई थी कि हमसे ये डिसीजन में गलती हुई थी कि हमने इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट ली थी। नाउ वी रियलाइज कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो नाम खराब होगा, हमारे इदारे का भी नाम खराब होगा और जो लोग बोर्ड में गए उनका भी नाम खराब होगा। सही। तो लिहाजा मजबूरी है, वी विल कंटिन्यू विद आवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन प्रूडेंशियल कमर्शियल बैंक, बट नोबडी विल रिप्रेजेंट द पाक कुवैत
और फिर वही हुआ कि कुछ ऐसे बाद जब बैंक के मामला खराब हुए तो मैंने बड़ी दुआई दी इरफान साहब अच्छा को। हुआ। हाँ और क्या, जाहिर बहुत जितने पहले भी हाँ, सही वो जो थे आपको मालूम है प्रोडेंशियल कमीशन बैंक के मसाइल थे, हम्म, तो रशीदुल्लाह याकूब साहब वगैरह की जो थी रशीदुल्लाह याकूब जी जी साहब, जी। हम्म, तो बहरहाल तो मैं बता रहा हूँ कि एक विजन जो इरफान साहब की मैं तारीफ करूंगा इस बात की है हम्म, कि उनका था इक्विटी तो जो डूबनी थी डूब चुकी है, हम्म, अब मुझे पाकवत का नाम खराब नहीं करना है, मुझे अपने नॉमिनी डायरेक्टर्स का नाम खराब नहीं करना है, हम इनको रिकॉल कर रहे हैं। चलिए ठीक, साहब चलो आप अच्छा। पहुंचे वहाँ पे। तो फिर ये हुआ कि जी जब वो सऊदी पाक हो गया, वो सोल्ड आउट हो गया, सऊदी पाक हो गया, तो वहाँ हमारे इमरस बैंक के एक साहब जो थे वो एज ए हेड ऑफ ऑपरेशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी तो वो आए मुझे लेने के लिए बैंक अभी चल के, कि जी पहले तो आए तो मुझसे मिला, मेरा नंबर लिए चले गए, फिर मुझे कॉल किया रात में कि जी ऐसा ऐसा है तो आई नीड यू टू वर्क विद मी। मैंने बोला आपको पता है मैं ढूंढा साहब के साथ हूँ, तो आई कैन नॉट लीव हिम। तब उन्होंने मुझे इतना एहसान किया जो फिर मैं उनसे बात कर लूँ, मैंने बोला यस प्लीज़। तो फिर डोलन साहब से उन्होंने बात की और फिर डोलन साहब ने मुझे बताया कि इनकी कॉल आई थी एंड ही नीड्स यू, तो फ्रॉम माय साइड यू ओके यू वांट टू गो। एक मैं आपको बड़ी अजीब सी बात हूँ, अभी इतने तवील वक्त में वो किस्सा शेयर नहीं करूँगा और शायद पता नहीं आगे भी कभी शेयर कर सकूँ ना कर सकूँ, बड़ा सेंसिटिव किस्सा है, लेकिन जब कभी कहीं से ऑफर मिले तो मैं समझता हूँ कि अपने बॉस को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही बात है, फुल बिल्कुल सही बात कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बिल्कुल फुल सही बात। कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। और मैं ज़ाती तजर्बा कभी मैं शायद शेयर करूँगा, कुछ दोस्तों शेयर कर चुका हूँ ये कि इसी वजह से मेरी एक ज़माने में बड़ी इज्जत भी बच गई थी, चीज़ें बच गई थी कि जब मैं छोड़ के जा रहा था अपने पुराने इदारे को तो मैंने मुझों पे तौल लिया था, बल्कि अच्छा हम्बल तरीके से अपने बॉस से जो कि इरफान सिद्दीकी साहब थे, तमाम की तमाम बातें मैंने बता दी थी, कौन है, क्या है, कैसे हैं। और फिर देर वॉज टाइम के फिर मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत हो रहा है ये, वो कभी फिर सही सुनाऊंगा। बात अभी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा मूँछों पे दाव नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बल्कि बॉस की इज्जत करनी चाहिए और बिल्कुल। बॉस को पूरा और फिर एहतराम देना जिसने चाहिए। आपको मतलब ही वाज अ मेंटर फॉर मी, फिर जी, वो जी, जी। एक एक तरीके से जब मुझे मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था यूनियन बैंक नहीं ज्वाइन करना, उस पे वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, बुला रहे हैं और वो मुझे नौकरी भी दे रहे हैं। अब मैं उनको बोल दूं कि जी क्योंकि सऊदी पाक में कितना अरसा रहे आप? सऊदी पाक में मैं रहा हूँ, मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था 2004 में एंड आई लेफ्ट इन जुलाई 2005, मतलब 1.5 साल के करीब मैं वहाँ पे रहा। इस अरसे को हम स्किप करते हैं क्योंकि अभी तक ये सारी तमीज़ चल रही है और मैं देख रहा हूँ कट कटा के कितना टाइम लग जाए, तकरीबन 2.5 घंटा आपसे गुफ्तगू हो गई है अब तक ये, और अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं तो ठहर जाए ना, बशीर बलोच गोइंग टू टेक अ बर्थ इन दिस। जी, 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 जी। सऊदी पाक जब मैंने ज्वाइन किया तो सऊदी पाक में जो प्रेसिडेंट थे ना वो हमारे कॉर्पोरेट हेड होते थे इमरस बैंक में, मंसूर मसूद साहब। आप जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे पिछले वाले वकार मसूद, हाँ, 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 उनके हाँ। भाई, अच्छा उनके भाई थे वो? उनके भाई थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो आ गए एज ए प्रेसिडेंट, उससे पहले थे हसन इक़्तिदार दारा। तो जब वो आए तो ही स्टार्टेड टेकिंग पीपल फ्रॉम हिज इमरस बैंक। तो महबूब करीम साहब joined as a head of operation, my boss. Then the BB started from there. अच्छा। He started calling me BB and he changed me from यहाँ वो बीबी पैदा हुई जिसने पूरा तहलका मचा दिया था तहलका मचा दिया, मिलान बैंक के अंदर। क्योंकि मेरा वो ही था ना, वो लोगों का हेल्प तो कहते अरे हेलो ए इधर ये सब नहीं चलेगा, तुम ये लोग को सीधा करना है। एक डायरेक्ट वो थे रीजनल मैनेजर। अच्छा ये इस्माइली लोग जो थे ना वेरी गुड हम्बल, he was the only Ismaili I have seen, I think इसका मतलब जो मतलब बदमाश टाइप का था ना, मतलब he was fighter। वो आसरा नहीं करता था सामने कौन है क्या है, और वो गोरे भी उसको पसंद करते थे। वो इमरस बैंक छोड़ के मशरिक बैंक चले गए थे और वो हेड ऑफ ऑपरेशन भी थे, एडमिन भी थे, तो वो ब्रांचें विजिट करने ना मुझे साथ ले गए थे। मतलब ही वाज दैट गुड कि वो अगर एसी यहाँ लगा है ना तो इधर किसने लगाया एसी। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, इसका लेंथ कितना है, बार आउटर किधर है, अरे तो इधर तक, इधर से इधर तक इसका हवा आएगा तो क्या ठंडी किधर से होगा, ये सारा दिन ये बिजली का बिल कौन देगा इतना। अरे इतना वो टाइल पे पाँव रख के ये फलाना टाइल है, ये क्यों लगा है, ये तो क्रैक हो जाएगा 2 दिन में, ये सब नहीं, ही जस्ट टेकिंग द चार्ज। अब वो मुझे हर जगह जो है ना साथ साथ लेके जाए, और मेरी वही ये भाई बात सुनो, यू हैव टू बी टफ। और एक बात मेरे दिमाग में सोच लो, आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग जो ऑपरेशन वाले हैं ना बीबी, हम लोग गधा मजदूर हैं। इस ये जो ना कोऑपरेट वाले, नो कमेंट्स।
ये ट्रेजरी वाले को, ये साहब हैं, ये लोग साहब लोग हैं, ये इनका काम है, प्लीज सर ये इधर नहीं चलेगा, ये ऑपरेशन वालों को ऑपरेशन के जबान से आपको बात करना पड़ेगा। 2 डिपार्टमेंट कंट्रोल में कर लो, एक एडमिन और एक आईटी, तभी आप चलोगे, नहीं तो तुम्हारी ब्रांचेस तुम्हारा वो हाल करेंगी ना। ब्रांच वालों सुन रहे हो कि बशीर वली साहब को कितना खराब किया था, वरना ये बहुत ही मीठे आदमी हुआ करते थे। ऐसा अगर सुनेंगे तो बोलेंगे, उनको नवाना याद आ जाएगा जब हमारी फड्डे हुआ करते थे। फड्डे हुआ करते थे। खैर वो दैट इज इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा दिस इज वेयर द बीबी बोर्न, और उन्होंने बीबी को मशहूर किया, बीबी कहते थे। और वो अरशद साहब को ऐसे पता चला कि अरशद साहब के कोई रिश्तेदार थे, उनका कोई इंटरव्यू हुआ था महबूब करीम से, जब मैं आ गया था यहाँ। अच्छा। तो उसने कहा कि वो जो कहते थे बशीर बोलो, जो उसको जानते हो, वो महबूब करीम ना मेरे बॉस थे यार, उनसे वो एक इंटरव्यू हुआ था, वो किसी साहब का नाम नहीं बताऊंगा, तो जरा पूछना। तो मैंने उनको फ़ोन, अच्छा मैंने उनको ईमेल की, उन्हें पता था, तो उन्होंने फिर जवाब में लिखा, बीबी यू ओन मी वन थिंग बिफोर यू डू एनी सिफारिश। तो वो मैंने अरशद साहब को भेजा, मैंने बोला वो ये आया वहाँ से। वो क्या था, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि जी तुमने ना एक दिन मेरे साथ मेरिट में जाके ना लंच करना है, जब मैंने छोड़ दिया था। तो कह नहीं बीबी क्यों? मैंने बोला वो मुझे बीबी कहते हैं। मैंने बोला पहले कहते थे बीबी बशीर बलोच के हिसाब से, जब मैंने उनको रिजाइन किया तो कह रहा मैं आई एम गोइंग टू चेंज योर नेम। मैंने क्या? बेवफा बलोच। यानी आपके कितने नाम थे? बशीर बलोच, बेवफा बलोच और बेकार बलोच। बेकार बलोच नहीं, लेकिन मैंने जो बीबी सुना था, मैंने शर्मी साहब सुना था। हाँ, तो देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बीबी। रिस्पेक्ट से और मोहब्बत से नाम देते थे कि आप बीबी से गाइडेंस लेने आप। सो नाइस ऑफ हिम। तो वो बीबी जो है ना, फिर वहां से स्टार्टेड कॉलिंग मी, बाकी सब लोग स्टार्टेड कॉलिंग मी बीबी बीबी। तो मैं बता रहा था कि बीबी वाज बोर्न इन सऊदी पाक। अच्छा। हाँ, अच्छा, उससे पहले तो मैं अच्छा, बलोच भी इज नॉट पार्ट ऑफ माय नेम ऑफिशियली। हमारे पास इमरस बैंक में ना 2 बशीर होते थे, एक बशीर थे ट्रेजरी वाले और एक बशीर था मैं। और वो तो ट्रेजरी में थे, बैक ऑफिस में। उनकी कॉलें ज्यादा आती थी, और उस जमाने में आपको पता है आईपी फोन नहीं थे, और ये सेलुलर फोन भी सबके पास नहीं होते थे, बल्कि जब मैं आया था तो शायद बैन लगा था पाकिस्तान में सेलुलर फोन। तो ऑपरेटर के जरिए कॉल आती थी, बशीर साहब से बात करनी तो मेरी कॉल उसके पास, उसकी कॉल मेरे पास। मैंने बोला चेंज कर देते हैं। मैंने ऑपरेटर से कहा कि भाई बशीर है तो पूछना कौन सा बशीर, बशीर बलोच या बशीर मर्चेंट। तो वो नाम जो है ना, फिर वो सब जगह बशीर बलोच। आई स्टार्टेड राइटिंग, बन गए और आप बीबी बन गए। I started writing बलोच with my name। अच्छा, ये आपके फैमिली मतलब ओरिजिनल शादी कार्ड का नाम? शनाख्ती कार्ड में नहीं है, मेरे सर्टिफिकेट में कहीं पे भी पूरा नाम क्या लिखा वहाँ पे? बशीर अहमद। बशीर अहमद। बशीर अहमद सन ऑफ मोहम्मद हुसैन। जी जी जी। तो वो बलोच जो है ना, वो हर जगह वो फिर वो बलोच चिपक गया आपके चेहरे पे, आपके चेहरे पे चिपक गया बलोच। गड़बड़ ये हो गई, सबको पता चल गया मैं बलोच हूँ। नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था ना, तो वो तो अजब से हो गया, बलोच है, बैंक में फोन उठा। और जब हम हेड ऑफिस पहुंचे थे, वहां से टीटी रोड को छोड़ के, सॉरी एमटी रोड को छोड़ के टीटी रोड आए थे, तो हमारा तो खौफ कुछ और ही बढ़ गया था। नहीं तो इरफान साहब कभी कभी कहते इनका तो डिपार्टमेंट, इनका तो ऑनलाइन, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। ये चिलियारी था ना, ये चिलियारी वाले ही तो अपने घर आ गए। तो यूं आप आए माशाल्लाह मीजान बैंक में। यस। क्या इंटरव्यू स्टार्ट करें? यस प्लीज। ये तो बाकी तो सब बात कर रही थी। नहीं वो बशीर भाई, जब आप आए हैं तो 2005 का ज़माना था। यस, जुलाई 2005, 10 जुलाई। अच्छा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो वो दौर वो था कि मीज़ान जो है वो उसको कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस मिल चुका था, ब्रांचें भी स्टार्ट हो गई थी, ब्रांचें भी स्टार्ट हो गई, काम भी कर रही थी। 28 ब्रांचेस थी। और अब तो मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत याद आता है कि उस वक्त वो दौर ऐसा था कि हमारे यहाँ 2-3 कल्चर बड़े विजिबल थे। ओके। एक वो थे जो कि सोसाइटी जनरल से बहुत कम लोग आए थे, लेकिन जितने भी लोग आए थे इसमें में ख्याल है सलीम साहब, काशिफ उस्मानी इज आल्सो फ्रॉम सोसाइटी जनरल जी, काशिफ थे, वो थे सलीम साहब थे, नाहिद आपी थी, नाहिद थी, और क्यानी साहब थे। ये थोड़े से कम लोग थे। बड़ा जो हमारे पास आया था वो एमसीबी से इन्फ्लक्स आया था, बिकॉज ऑफ आरिफ साहब एंड शुएब साहब, गफ्फार मेमन साहब। जी जी। इसी तरीके से मुझे याद पड़ता है एमिरेट बैंक का भी जाहिर का उनके भी काफी लोग थे। ऐसा जो जब बैंक को हमें लाइसेंस मिला था तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त हमें जो सोसाइटी जनरल से था वो 1 साल का एक दिया था कि 1 साल तक आप चीज़ें देख लें और उसके बाद आपको सिस्टम वगैरह कोई आपको नहीं मिलेगा, आप उसको बस देख लें, बना लें। 2005 में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा
क्योंकि हर आदमी जो था वो अपनी जगह पे अपना कल्चर लेके आया हुआ था। एमरेट बैंक का कल्चर, एमसीबी कल्चर, फैसल बैंक का कल्चर, ऐसे था। ठीक है। बल्कि एक ज़माने में इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने इरफान साहब से एक गिला भी किया था। इरफान साहब ने एक असूल ले रखा था कि मीज़ान बैंक का कोई एम्प्लॉयी नहीं और पाक से कोई एम्प्लॉयी नहीं होगा। अच्छा। उसका मैं वजह आपको बताऊँगा इंशाल्लाह फिर कभी। तो मैंने कहा जी यहाँ मुझे एमसीबी नज़र आता है या मुझे एमरेट नज़र आता है, सोसाइटी जनरल नज़र आता है, फैसल बैंक नज़र, वेयर इज़ पाक कोइत? तो उन्होंने मुझसे एक बात की थी कि यहाँ कोई पाक कोइत का कल्चर नहीं होगा, यहाँ से मीज़ान बैंक का कल्चर होगा। ओके। तो आप चूँकि ऑपरेशन के आदमी थे तो आपको मसला तो पेश आया होगा क्योंकि उस दौर में जो आदमी जहाँ था, जिस सिस्टम को समझता था, वो समझता होगा। और शुरू में जो आपने इन सब चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में आते ही जो करना शुरू किया, तो आपने सिम जारी करनी शुरू कर दी थी। एसओपीज़। एसओपीज़। फर्स्ट असाइनमेंट वाज़ टू मेक एसओपीज़ एंड जी। डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस। वो भी फ्रेगमेंटेड थी, इश्यू के एक लिहाज एक से। वो किस्तों में बनती थी ना, एक हाँ। बनी, दूसरी बनी और बनी, मतलब बनती चली जाती थी, बनती एक बना दी, दूसरी बना दी, तीसरी, अलग-अलग सेक्शन की थी। जो पहला था ना वो पूरा एसओपी का सेट था, which मैंने कहा था जो डीपीएम था, जी, जी, जिसको जी। हम यहाँ पे एसओपी कहते थे कि जी स्टेप बाय स्टेप किसने क्या करना है, वो बनाया। फिर वो एक गाइडलाइन बनी थी कि जी अगर अकाउंट खुलेगा तो कैसे खुलेगा, उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो वो इंग्लिश की शक्ल में होता है, मतलब उसमें बहुत सारी अंग्रेजी लिखी, क्योंकि वो तो पॉलिसी गाइडलाइन थी, तो वो डिटेल में होती थी। और एसओपी था वो ये था कि जी वो डेस्क प्रोसीजर है आपका, आपने ये पढ़ना है और ऐसे काम करना है। तो वो हमारे जो सब एसओपीज़ थे वो ज़ाहिर है कि नीड बेसिस पे एक आदमी देखता था कि भई देखूँ ज़रा फॉरेन करेंसी के रेमिटेंस के जी अंदर क्या बिल्कुल, एसओपीज़ ऐसा हैं। ही, ऐसा ही है। और लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जो उसको फुल कंपाइल करके एक मैनुअल की सूरत में हम जब लेकर आए थे और मीज़ान में जी। अराउंड 2007-2008 में। नहीं, साथ में नहीं, ये तो हाँ। बहुत बाद में आया था, जब शुएब साहब रिस्क में थे, तो और शुएब साहब और रिजवान साहब थे उसके बिजनेस के हेड, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये एक बुक की शक्ल में बाइंडेड होना बुक की चाहिए, शक्ल में आ जाए जी। स्टैंड ऑफ अलग-अलग सबको है, करके सबको एक जगह जहाँ पे करना। अपडेशन की तो वो गुंजाइश है उसको जितना अपडेट कुछ कर लें। बना था, हाँ। उससे मज़ीद मतलब उसको ब्रांचेस को भेजा, एक तो उनको भेजा, अपने रॉम्स को भेजा और रीजनल मैनेजर्स को भेजा। तो रीजनल मैनेजर वगैरह से तो कोई नहीं आया वापस उसमें। ये हमारे रॉम्स की तरफ से कुछ चेंजेस जो थी वो आई, मतलब एग्जिस्टिंग में जो बन गया था उसको मजीद उन्होंने मतलब उसके हिसाब से चेंज अच्छा, करके मेरा ख्याल है कि अमेंड करके जब उसको। मीज़ान बैंक के अंदर जो एक मैनुअल का जो कल्चर आया था, तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उस वक़्त हमारे सईद आमिर अली साहब का भी था। उन्होंने भी कई मैनुअल्स को बैठ के देखा था, रिव्यू किया था। नॉट ऑफ ऑपरेशन, अच्छा, नॉट ऑफ नॉट ऑपरेशन। ऑफ ऑपरेशन, ही वाज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल उसमें ये था कि जो जहाँ जहाँ पे एसओपी पॉलिसीज बनी हैं तो उनको आप चेक कर लें कि उसमें कोई रिस्क है या कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है या रिडंडेंट हो गई कोई चीज़ें। लेकिन तो ऐसा कोई फीडबैक हमें उस डिपार्टमेंट से नहीं मिला कि जी आपकी एसओपीज में ये खराबी है, ये तो क्या है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि आप भी आ गए, रिज़वाना साहब भी आ गए, शोएब साहब भी आ गए, ठीक है? और वो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती थी वहाँ पे कि नीड बेसिस के ऊपर कहाँ पे क्या कैसे करना है, एटलीस्ट पता तो हो किसी आदमी को, बिल्कुल ताकि अगर कभी खिलाफ वर्जी हो तो पकड़ा जा सके। सही है। और ये इस तरीके से कई साल गुज़र गए मीज़ान बैंक को और फिर पहली बार वो डॉक्यूमेंट कंपाइल हुआ। बिल्कुल ये हुआ जो है मेरा 2016 में, जो है जी। क्योंकि ज़्यादा साहब आ गए थे एंड ही वाज पुशिंग इट कि जी इसको कंपाइल करें। 2016 से बशीर पहले भाई बड़ा एक मुश्किल एरिया नहीं था। देखिए एक बात सुनिए, जो बेचारा बैंकर आता है वो तो डेली फायर फाइटिंग करता है ना कि, जी बिल्कुल है। ठीक है? और जब उसमें ज़ाहिर है कि जब आप कह रहे हैं कि 2016 में हमने पहली बार फुल कंपाइल मैनुअल बस तो सबको एक जगह मर्ज के एक डॉक्यूमेंट बना मर्ज दिए। किया हाँ, उसको। पॉलिसी एंड तो प्रोसीजर। उससे पहले ये था कि बाज़ औक़ात होता है कि एक आदमी जो दूसरे बैंक से आ रहा है, वही है। अच्छा उसको अज़बर है कि भई ये लेट्स से कि आपका वो जो है कोई पे ऑर्डर कैंसलेशन का क्या तरीक़ाकार होगा। वो उसने सारी उम्र हाईवे में काम ही किया था। सही है। अब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि वो यहाँ देखने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन वो पॉलिसी तो एसओपी तो वो एग्जिस्ट ठीक कर रही ठीक थी। हाँ, हाँ, मैं वही कह वो रहा था। चाहता तो पढ़ सकता था। हाँ। देखिए कंपाइल करने में भी मेरा यही था कि जी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ब्रांचेस। देखो मैंने देखा है ना, जैसे हमारे पास अगर सिम था वो प्रिंटेड था, तो एंड इट वाज लिमिटेड टू ब्रांच मैनेजर्स रूम। उसको कोई वो तो इट वाज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। वो ये था कि जी बाहर नहीं जाए, कोई नहीं देखेगा। वो मेरे जैसा कोई बंदा होता है जिसको पढ़ना पढ़ाना होता था तो वो आके वहां पढ़ लेता था और वहीं रख देता था। वो कहते थे बाहर भी ना लेके जाओ इसको, कोई उसको कॉपी कर लेगा। लेकिन बात ये है कि आपके पास एक होना चाहिए ना कि जी मैंने ये हालाँकि गाइडलाइन 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 एसओपीज़ तो मेरे ख्याल है उसमें कोई सी सीक्रेटिव चीज़ नहीं होती है। नहीं होती, नहीं हाँ, होती। हाँ। हमारे बैंक में जो एमएस बैंक की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये था कि व्हेनेवर यू गेट अ ट्रांसफर या जहाँ पे आपके जैसे मुझे अगर उन्होंने डेटा एंट्री से उठा के क्लियरिंग में डाला,
तो मेरे ट्रांसफर लेटर के साथ उन्होंने एसओपी जो थी हमारी वो भी साथ दे दी कि ये JD वगैरह के साथ। एग्जैक्टली, तो आपके जो काम है रिलेटेड टू दिस पोजीशन वो ये हैं। तो उसमें वो डीपीएम लगा हुआ होता था कि जी आपने ऐसे ऐसे इसको प्रोसेस करना है। और वही देखें बाद में तो आके यहाँ भी ये भी चेंज आया हेड ऑफिस की तरफ से एमरस बैंक में बिफोर क्लोजर कि नो मेक दिस ऑन फ्लो चार्ट। और हाँ, उसमें जैसे जहाँ पर डिसीजन लेना होता था ना तो डिसीजन वाला बॉक्स भी बनता था बाकायदा से कि नीड अप्रूवल रिफर टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर अप्रूव्स। और फिर बिल्कुल एरो शेरो बन के ना कि वो लोगों को समझने में और समझाने में आसानी हो। तो फोकस वाज ऑन डीपीएम या एसओपी, नॉट ऑन पॉलिसी प्रोसीजर। वो तो किसी ने अगर पढ़ने हैं ना बैठ के इंग्लिश के बाद बहुत टाइम है, लेकिन ये है कि कल्चर यहाँ पे जैसे मैं कहता था ना इकरा, लोग वो पढ़ते ही नहीं थे। और वो जब कंपाइल हो गया तो तब भी नहीं पढ़ते थे। अब कौन पढ़ता है, किसको पता है। और जब भी कुछ होता है कहते यार अच्छा पहले ये होता था कि जी ये तो कहीं लिखा नहीं है, जब लिख के दे दिया सर ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो भाई हालांकि 2016 में याद है कि मैं खुद भी ट्रेनिंग ऐसा रहा था, कई ब्रांच में गया था ये, तो सबके यहाँ एक यूनिट पे अवेलेबल होता था, उसकी हार्ड कॉपी और कहा गया था कि सबको कि ये अपने पीसी के डेस्कटॉप पे कॉपी करके इसका लिंक बना दे और जब भी जरूरत हो, ये तो वर्ड का डॉक्यूमेंट है ना, सर्च करें जो चीज रोकी गई थी वो ये थी कि आप ऐसा ना करें कि इसकी फोटोकॉपी बना के पान वाले को दे दें। और नहीं, जिसने बनानी थी उसने तो फोटोकॉपी करके बना ली अपने बैंक। जी जी जी, जो उस्ताद थे उसके। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें मसाइल भी पेश आए होंगे। आज हमारे माशाल्लाह 18,000 एम्प्लॉइज हैं, मुमकिन दौर में 8,000 रहे होंगे, 10,000 एम्प्लॉई रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, सारे वो मीज़ान का जो ड्रिल था उसमें से होके बड़े कोई पॉलिश होकर निकले थे, बहुत सारे पैराशूटर्स भी आए थे। सही है। बहुत सारे वो उनको मतलब उनकी अपनी कमिटमेंट, उनकी अपनी असलियत थी, तो उसमें मसाइल भी फिर पेश यकीनन आए होंगे और आने चाहिए थे। दैट वाज नेचुरल। सही है। तो अभी तक की गुफ्तगू से मैं मैसेज दूंगा अपने साथियों को कि फॉर गॉड सेक जो आपके पास जो मैनुअल मौजूद हैं, 2 मौके पे तो आप ज़रूर पढ़ें इसको। और ये मैं हमेशा ट्रेनिंग में कहता था कि एक दफ़ा कोशिश ये करें कि थोड़ा जब भी फारिग हो तो एक दफ़ा पूरा गो थ्रू कर लें। हालांकि आप जिस ब्रांच में हैं उसमें फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, लेकिन एक दफ़ा पढ़ के रखें ताकि दोबारा लाशोर में पढ़ा रहे और कभी ऐसी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच आप जाएँ तो आपको याद हो यार कोई चीज़ थी वहाँ पे, ताकि उसको देख सकूँ। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि कोई काम जब आप पहली बार करने लगे, फॉर गॉड सेक मैनुअल को देखे बगैर वो काम ना करें। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में कहता था कि देखें जो जहाज उड़ते हैं ना, वो पायलट जो है वो 12 साल से काम कर रहा है, ठीक है। उसके हाथ में वो बैग होता है ब्लैक वाला, उसके हाथ में ब्लैक बैग होता है, पहली चीज तो ये। और वो सुबह उसने कराची से जहाज उड़ाया, इस्लामाबाद गया, शाम को उड़ाया, एक एक चीज को पता होती है, रटी होती है। विदाउट चेकिंग द मैनुअल कोई भी फ्लाइट ना उड़ाता है ना लैंड करता है। और 2 आदमी होते हैं, एक आदमी जो कॉलिंग करता है, दूसरा आदमी कहते गियर ठीक है, फला ठीक है, फला ठीक है। एग्जैक्टली। इसलिए कि आप वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो ह्यूमन एरर हो जाए इसके अंदर किसी अंदाज से। तो एक बैंकर को भी एक अच्छा पायलट और एक अच्छा फ्लाइट इंजीनियर होना चाहिए जो हर ट्रांसलेशन के वक्त अपने एसओपीज को लाजमी चेक करे कि मुमकिन है कि हाफजा जवाब दे गया हो, मुमकिन है कोई चीज पड़ी हो। ये कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि कोई ऐसा ब्लंडर कर दे कि बाद में आपके लिए एम्बेरसमेंट हो जाए और उसके जो मसाइल है सब। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ट्रेनिंग में ये भी कहता था कि मैं ये सब आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मीज़ान बैंक के लिए पढ़ें, यू रीड इट फॉर योर ओन गुड। दिस इज मतलब ये आपको अपने लिए अच्छा है कि आपको चीजें पता हों, लेकिन यह है कि बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कि मेरा भी तरीका वारदात यही रहा था और अभी तक है। हाँ, अभी तक है। और आज भी जबकि मैं सब रिटायर हो चुका हूँ, सब कुछ है, जो हमारे अपनी जो चीज़ें होती है एडिटिंग की, इसकी उसकी उसमें जो उसमें सपोर्ट करते हैं ये, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे लिए ना करें। आप कहीं जाएंगे तो अपने साथ लेके जाएंगे। तो मीज़ान में के जो एम्प्लॉइज जो वहाँ पे बीएसओज हैं, जो वहाँ पे कैश है, आप ये मत सोचें कि इस वक्त वहाँ पे ऑपरेशन वाले क्या कह रहे हैं, ज़िया साहब क्या कह रहे हैं, खालिद जमान साहब क्या कह रहे हैं। आप ये देखें कि ये वो खजाना है इनका जो अपने साथ आप लेके जाएंगे। आपकी लॉजिकल थिंकिंग होगी। फॉर गॉड सेक इन मैनुअल को पढ़ते रहें और जब भी कोई रूटीन से हट के आप एक्टिविटी करने जाएं तो एक दफ़ा पूरा एसओपी लाजमी देख लें, क्योंकि बात बड़ी न्यूसेंस की वैल्यू होती है। कि मैं बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट के डिसीज अकाउंट है, उसमें सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि एक सेटलमेंट बनेगा जिसको ब्रांच मैनेजर फला फला साइन करेंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मैंने सारे काम कर लिए हैं, ऑडिट वाले आए तो उसे पकड़ लिया कि वो सेटल कर जाएंगे। एग्जैक्टली जी, ऐसा नहीं। वही देखें, वो जो ज्ञानी साहब है जिनका जिक्र हो रहा था, वो एक बात कहते थे अकाउंट ओपनिंग पे, जैसे वो इरफान साहब का बड़ा वो फोकस रहता था कि जी कंप्लेनें बहुत आती हैं, लेट बहुत होता है, वो होता है। तो उस पर एक बार ऐसी ट्रेनिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बशीर साहब मैं आपकी एक बात पे एग्री करता हूँ,
ये जो रीअश्योरेंस जो बहुत ज्यादा होती है ना हमारी ब्रांचेस में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जी एक वो कह रहा है वो वीडियो है, वो कस्टमर पकड़ के लेकर आता है, वो देता है उस ऑफिसर को जिसने वो फिल करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो वो जब करता है तो ऑपरेशन मैनेजर के पास जाता है, वो एक साइन करता है, वो ऑपरेशन मैनेजर के पास जाता है, ऑपरेशन मैनेजर उससे पूछता है हाँ सब देख लिया, तो कहते हैं हाँ सब सही है। तो क्या फिर ऑपरेशन मैनेजर है गस्सा लगाता है उसके ऊपर, उस सिग्नेचर को कहते थे गस्सा। फिर जब वो ब्रांच मैनेजर के पास जाता है तो वो भी उससे पूछता है सब सही है, तो वो कहता है हाँ, तो कह रहे एक गस्सा वो भी लगाता है। कह रहे इस सारे प्रोसेस में कोई ये नहीं करता है कि भाई खुद भी देख ले ये कि मैं भाई आपसे बशीर भाई आपने बहुत अहम बात की है, और मैंने हमेशा लोगों को समझाया है कि जिस पर दस्तखत जितने ज्यादा होंगे उसमें गलती का इम्कान हाँ ज्यादा वो होगा। एक दूसरे पे चाहे वो डिपेंडेंसी है कि क्रेडिट उसने चेक प्रपोजल हो, करनी चाहे वो क्रेडिट, एग्जैक्टली। चाहे वो क्रेडिट प्रपोजल हो, चाहे वो तो कोई वो चीज़ है। पर्पस क्या है कि एक से ज्यादा सिग्नेचर हो और रहा है। ये बहुत से बैंकों का कल्चर है, बहुत माजरत के हमारे भी एक बैंक है जिसके, वो मेरा और आपका बैंक आज सही भी है। है, कि जब कोई ऐसी प्रपोजल होती है उस पर 12-12 सिग्नेचर नजर आएंगे आपको, किसने ओरिजिनेट किया, किससे गया, एरिया के पास गया, इसके पास गया, रिस्क के पास गया, यहाँ गया, वहाँ गया। हालांकि बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि सिर्फ 3 सिग्नेचर होने चाहिए, एक इनिशिएटर का, बिल्कुल एक जिसने उसको सेकंड किया प्रपोज किया, और तीसरे अप्रूवर का। बिल्कुल ठीक सही है, है। बाकी आप कह दें कि भाई तेरी लिमिट 100 रुपए की, तेरी लाख रुपए की है, तो जब मुझे ये खौफ होगा कि मैं तो बड़ा कैजुअल हूँ कि मेरे ऊपर तो मेरा बीएम भी देख रहा है, मेरा एरिया में देख रहा है, मेरे हाँ बॉर्ड तो वो देख वैसे रहा है, करेगा कि वो चेक तो कर लेगा। इसी में गलती का इम्कान, मेरा तजर्बा ये है कि जितने ज्यादा लोग साइन करेंगे उतना ज्यादा गलती का इम्कान बढ़ता जाएगा। और मैं आपसे एक बात बता दूं, बड़ी अजीब गरीब है, बहुत अजीब गरीब बात, आज का कल्चर मुझे नहीं मालूम है, ये कल के कल्चर मालूम थे। बाद औक़ात जब मसला आता था ना, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, तो वो बीच के जो हजरात थे वो पे अप्रूवल के बाद एक डिसेंट लिख दिया करते थे। अब आप परेशान रह गए यार डिसेंट कहाँ से आ गया? तो भाई अपनी कबर अपना हिसाब, हर प्रपोजल को, हर चीज को, बैंक के हर पेपर को आप ऐसे देखें कि इसके वाहिद जिम्मेदार आप हैं, आपका बॉस जिम्मेदार नहीं है। एग्जैक्टली। ये तो मैं कहूँगा नीचे की टीम के लिए। और जो ऊपर के जो लोग हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि जनाब जब आपने साइन कर दिया ना, सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई है, तो इसलिए ये मत पूछें यार ठीक है ना, सही लगता है ना हाँ मैं, अब मैं रिजाइन जब, कर दो। और पता है क्या बड़े डायलॉग होते हैं, यार मैं आप पे बड़ा रिलाई करता हूँ, और भाई हाँ तनख्वाह तो ये ना मिलती है, कर। गाड़ियां तो ये मिलती है, मुझे क्यों रिलाई कर रहा है?